हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिलीप झा का स्वागत है। इसके पहले दो भाग बने हुए हैं बहुपद का कक्षा 10वीं के, जैसे मैंने दीर्घभाजन विधि पहले भाग में और दूसरे भाग में शेषफल प्रमेय बताया है, और तीसरा भाग आपके सामने है, ये है गुणनखंड प्रमेय। तीनों भाग को आप ध्यान समझेंगे तो बहुपद के जो भाग देने की विधि है और जो गुणनखंड प्रमेय है और शेषफल प्रमेय है, इसकी उपयोगिता आपको स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ एक परिभाषा है गुणनखंड प्रमेय की, यदि x इजिकल टू ए, कोई x का कोई मान है जिसको हम शून्यक भी कहते हैं, यदि x इजिकल टू ए बहुपद fx का एक ऐसा शून्यक है एक ऐसा शून्यक है जिसके लिए शेषफल fa बराबर 0 हो। यदि हम शेषफल प्रमेय से fa निकालें तो शेषफल बराबर क्या हो, 0 हो, तब x माइनस ए, x इक्वल टू यहाँ एक मान है, तब उससे एक पद बनेगा, बहुपद हो क्या x माइनस ए, तब x माइनस ए fx का एक गुणनखंड होता है। यदि हम गुणनखंड प्रमेय को समझना चाहें तो हमें शेषफल प्रमेय समझना चाहिए कि हम जैसे शेषफल निकालते समय x का मान निकालते हैं और x का मान निकालकर फिर हम उसमें से बहुपद का मान निकालते हैं। जो बहुपद का जो मान निकलता है तो वो fa निकलता है, वो होता है कि fa का मान, वो कभी 3 निकलता है, कभी ऋण 4 निकलता है, कभी 5 निकलता है, कुछ और भी निकल सकता है। लेकिन यदि वो मान शून्य हो, ऐसी स्थिति में जो मान आप निकाले हैं x इक्वल टू ए, उसका यदि एक बहुपद बनाया जाए पक्षांतर करके तो वो क्या बनेगा, x माइनस ए। यदि x इक्वल टू ए है तो बहुपद बनेगा x माइनस ए, यदि x इक्वल टू माइनस ए ले रहे हैं, ये कोई संख्या है, तो आपका बहुपद बनेगा x प्लस ए बनेगा। ये दोनों स्थिति हमको ध्यान रखना चाहिए। तो वो ये जो बहुपद होगा, यह एक घातीय बहुपद, इस बहुपद का बहुपद fx का एक गुणनखंड होगा। ये एक निश्चित परिभाषा यहाँ पर दी गई। इसके प्रति हम देखते हैं कि कैसे सिद्ध किया जा सकता है। हालांकि सिद्ध करना एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी यहाँ स्पष्ट करेंगे हम आपको। शेषफल प्रमेय मैंने आपको स्पष्ट किया था कि यदि एक सामान्य सूत्र हमारे पास कक्षा 8वीं से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि भाज्य बराबर है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। यदि हम यहाँ पर fx एक भाज्य लेते हैं और भाजक हमारा gx है और भागफल हमारा qx है और rx हमारा शेषफल है, तो यदि x माइनस ए से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, fa होगा, और x माइनस ए से भाग दे रहे मतलब gx, भाजक जगह हम क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस ए लिखना पड़ेगा, बन जाएगा यहाँ पर। तो ये fx बराबर लिखेंगे x माइनस ए, gx जगह हमने क्या लिखा, x माइनस ए इंटू qx और प्लस fa लिखा, लेकिन fa बराबर 0। जब यदि fa बराबर 0, तो मान लीजिए यदि इस तरह समीकरण हल करने में fa बराबर 0 हो रहा है, तो fa बराबर 0 मानने पर fx बराबर क्या बचेगा, fx बराबर x माइनस ए इंटू qx बचेगा। यदि शेषफल शून्य होता है तो निश्चित तौर पर दो ही पद बचेंगे, x माइनस ए और qx, क्योंकि gx हमारा क्या है, x माइनस ए है। जब हम देखते हैं कि दो पद यहाँ पर हैं, इनका गुणा यहाँ पर fx आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ऐसे गुणनखंड हैं। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि x माइनस ए fx का गुणनखंड है। जैसे हम मान लीजिए fx बराबर यहाँ पर क्या होता, 15 होता, यहाँ पर क्या होता 3 और यहाँ पर क्या होता 5 होता, तो 3 इसका गुणनखंड है और 5 भी इसका गुणनखंड है। पर हम यहाँ क्या प्रूव कर रहे हैं कि x माइनस ए fx का गुणनखंड है। ये एक पार्ट हमको कुछ और मिल सकता है, लेकिन यहाँ ये साबित हो गया कि x माइनस ए गुणा में आ रहा है, इसका मतलब x माइनस ए fx का गुणनखंड है। ये इस तरह इसको सिद्ध किया जाता है कि सिद्ध हुआ कि x माइनस ए fx का गुणनखंड है। आइए इसको सवाल में देखते हैं कि सवाल हम किस तरह हल कर सकते हैं। आपको प्रश्न इस तरह से आएंगे कि यदि px कोई बहुपद दिया है कि px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 एक बहुपद दिया है, और एक gx एक बहुपद दिया है, gx इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो, तो आपको जांच करना है कि x माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। शेषफल वाले हम कहते हैं कि शेषफल ज्ञात कीजिए, क्योंकि वहाँ स्पष्ट है कि शेषफल कोई संख्या बच सकती है, शेषफल शून्य भी बचेगा। इसलिए हम रिलेट करेंगे शेषफल और गुणनखंड प्रमेय कैसे हैं। एक्चुअली गुणनखंड प्रमेय शेषफल प्रमेय का विस्तार है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम मेथड वही अप्लाई करेंगे जो हम शेषफल प्रमेय में अप्लाई करते थे। हम जो हमारा एक घातीय बहुपद है gx बराबर x माइनस 2, इसको बराबर 0 करेंगे और इससे x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो gx इक्वल टू एक्स माइनस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस 2 आएगा, और इससे हम बहुपद के मान को निकालेंगे। तो जैसे हम वहाँ पर निकालते थे fa निकालते थे, वैसे यहाँ यदि p से दिया है बहुपद तो p2 निकालेंगे। तो p2 इक्वल टू मीन्स क्या हुआ कि जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, 2 रखना है। तो p2 इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 रेस्ट पावर 2 प्लस 4 इंटू 2 और माइनस 4। इसको पहले घातों हल करेंगे आप हमेशा। 2 की घात 3 यहाँ पर क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8, कोष्टक में लिखिए, माइनस 3, 2 की घात 2 कितना आएगा 4, प्लस 4 इंटू 2 रहने दीजिए माइनस 4। जब सभी घात हल हो जाएं फिर अंदर कोष्टक का गुणा करिए, तो 8 का 8 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12 हो जाएगा,
4 × 2 8 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। इस तरह से आपको पद मिलेगा। शेषफल प्रमेय ज्ञात करते समय भी आपको यही प्रक्रिया अपनाना है। घात पहले हल करना है, उसके बाद कोष्टक को हल करना है। तीसरा स्टेप क्या होगा, जब आपकी सारी संख्या हो जाएं तो धनात्मक संख्याओं को पहले जोड़ लें। जैसे धनात्मक संख्या यहाँ पर 8 है और ये 8 है, तो 8 और 8 क्या हो गया 16 है। इसके बाद सारी ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ लें तो क्या हो गया ऋण 12 और ऋण 4, तो ये जोड़े कितना है यहाँ पर ऋण 16 है। शेषफल में आपको क्या होगा, धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग बराबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ देखिए जिसकी जांच करने का कहा जा रहा है उसका मान निकालते समय हमको दोनों भाग बराबर मिल रहे हैं, 16 और 16 मिल रहे हैं। धन और ऋण बराबर भाग इसलिए कट के कितना आएगा 0 आएगा। यही हमारा कहना था यहाँ पर इसमें कि जब यदि FA बराबर 0 हो, यदि x बराबर आप 2 निकालते हैं, x बराबर 2 और x बराबर a रखा, मतलब a का मान यहाँ पर कितना है 2 है, तो x माइनस a उसका गुणनखंड होगा, माने x बराबर 2 तो गुणनखंड का हुआ x माइनस 2। कब, जब FA बराबर 0, तो हमने FA निकाला और FA निकाल कर देखा कि वास्तव वो 0 आया है। इसका मतलब गुणनखंड प्रमेय की सहायता से अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ, चूंकि इसका शेषफल, अब गुणनखंड में हम शेषफल कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि शेषफल यहाँ पर 0 आ रहा है, FA जो है वो 0 आ रहा है, तो यह जो पद है x-2 ये दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। ये एक गुणनखंड प्रमेय की उपयोगिता हुई। तो गुणनखंड प्रमेय आपका शेषफल प्रमेय से मिलता जुलता है या उसका विस्तार है हम कहेंगे। गुणनखंड प्रमेय शेषफल प्रमेय एक ही है। शेषफल प्रमेय में क्या होगा कि शेषफल प्रमेय में हमेशा कोई शेषफल बचेगा, जबकि गुणनखंड प्रमेय में जब हम शेषफल की तरह उसको अप्लाई करेंगे तो वही भाग हमको 0 प्राप्त होगा। अब मैंने पहले भाग में आपको दीर्घ विभाजन विधि बताई थी, उसी को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और दोनों बार आप समझिए कि यदि हम शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करते हैं कितना आसान होता है, उसमें भाग मैंने समझाया था। और गुणनखंड प्रमेय से यदि हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं या जाँच करते हैं केवल कि ये गुणनखंड है कि नहीं, तो आसानी से जाँच हो जाती है बिना इसके कि हमको यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त करना पड़े। अब देखिए इसी को हमने लिखा है x³ - 3x² + 4x - 4, वही वो पद है, x-2 से भाग देंगे। ये पूरी बड़ी विधि है, दीर्घ विभाजन विधि। इससे भाग देने पर पहला पद ध्यान रखिए जो हमने सिखाया था, एक रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, x³ है, x³ पहले पद को पहले पद से भाग देना, तो ये हमने नंबर 1 में लिखा है, जो मैंने पहले भाग में आपको दिखाया था, सिखाया था दीर्घ विभाजन विधि। x³ कटेगा x × x × x/x, क्या बचेगा x²। भागफल का पहला पद क्या बनेगा x², फिर गुणा करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा x³ और -2x²। अब ये राशि माइनस हो जाएगी, यहाँ प्लस हो जाएगा, कटेगा तो क्या आएगा 3x² माइनस का है और प्लस का 2x² बचेगा क्या, माइनस का x² और प्लस 4x -4। यहाँ पहला पद क्या हो गया -x², तो हम यहाँ भाग देंगे -x² बटे x। ये आप भाग रफ में भी कर सकते हैं और चाहे तो सवाल के बगल में भी कर सकते हैं, -x²/x। तो कटा क्या, x कट गया और माइनस हुआ तो -x। ये हमको चिन्ह सहित पद लेना है, पहला पद हमको चिन्ह सहित ही लेना और हमेशा भाजक के पहले पद से भाग देना। दीर्घ विभाजन विधि में हमको क्या मिला -x। ये हमारा भागफल का दूसरा पार्ट हो गया। -x यहाँ गुणा रखेंगे, गुणा करेंगे, -x × x आ जाएगा, -x² और -x × माइनस प्लस का 2x। बहुपद घटते हैं इसलिए माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये कट गया। 4x और -2x क्या बचेगा 2x और -4। अब हमको देखना तीसरा पार्ट मैंने यहाँ लिखा है कि 2x, ये पहला पद क्या है 2x और पहला पद हमारा क्या है x है, तो 2x बटे x का क्या आया 2 आया। ये हमारे भागफल का तीसरा पार्ट बना, तीसरा भाग बना 2। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 × x 2x और 2 × ऋण 2 क्या आएगा ऋण 4। अब चूंकि बहुपद घटेंगे इसलिए ऋण चिन्ह बदलेंगे हम यहाँ पर, धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, 2x भी कट गया और ऋण 4 धन 4 भी कट गए तो 0 प्राप्त हुआ। मतलब हमारा शेषफल क्या बचा यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ। यदि हमको इस गुणनखंड की जाँच करना होता कि x-2 इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो ये कब साबित होता, जब हम दीर्घ विभाजन विधि से भाग देते और पूरा हल करने के बाद हमको शेषफल 0 प्राप्त होता है। जब 0 प्राप्त होता तभी हम कह सकते थे कि यह बहुपद दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। पर गुणनखंड प्रमेय के साथ क्या हो रहा है कि आपको पूरी भाग विधि हल नहीं करना है, केवल आपको दिए गए बहुपद में से जिसके गुणनखंड है जिसकी जाँच करना है उसमें से x का मान निकालना है और x का मान निकाल कर दिए गए बहुपद में रख कर उसका वैल्यू निकालना है। वो वैल्यू जो आप निकालेंगे, जो FA निकालेंगे, जो GX निकालेंगे या PA निकालेंगे या P2 निकालेंगे, P-1 निकालेंगे, वह मान हल करने के बाद सीधे सीधे 0 आता है। तो बिना भाग दिए भी आप यहाँ पर गारंटी से या पूरी सत्यता से कह सकते हैं कि हाँ दिया गया बहुपद x-2 गुणनखंड है दिए गए बहुपद x³ - 3x² + 4x - 4 का। ये गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय की उपयोगिता है। दोनों सवाल यहाँ पर हमको ये सुविधा दोनों प्रमेय हमको सुविधा देते हैं कि हम बिना दीर्घ विभाजन विधि का उपयोग किए शेषफल ज्ञात कर सकें इस बहुपद में भाग देने पर, और जांच भी कर सकें कि क्या दिया गया छोटा बहुपद रैखिक बहुपद जो है वो बड़े बहुपद का
एक गुणनखंड है या नहीं है। ये मैंने तीनों भाग आपको स्पष्ट किए। आप इसको चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। कुछ प्रॉब्लम यदि आपको हैं या कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप हमको बताएंगे। थैंक्स।